हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का इलाज आजकल के दौर में कैसे किया जाता है? पहले तो ये था कि इंजेक्शन भी लगते थे और आजकल क्या नया तरीकाकार है, और हेपेटाइटिस बी सी से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? अगर बार्बर किट हम बंदों को सेंसिटाइज करें, हर बंदे ने ज़ाहिर है कटिंग के लिए जाना है जी जी, तो अगर बार्बर किट के लिए हम बंदे को सेंसिटाइज करें कि हर बंदा अपनी एक बार्बर किट रखे, कितने की आ जाता है। अज़दवाजी ताल्लुकात इनके साथ बहुत ज़्यादा ये हेपेटाइटिस बी और HIV का स्प्रेड होता है, उसके वो ज़रा सेंसिटाइज लोगों को और उसकी प्रिवेंशन के बारे में गाइड करना चाहिए। मैदे का अल्सर हर दूसरे बंदे को हो रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? क्या मसाइल ऐसे हैं या क्या हम खुराक ऐसी खा रहे हैं? इसके बारे में ना कुछ हमारे नाजरीन को बताएं। लेट नाइट का खाना, जब खाना पेट भर के खाना, गैर मुतवाजन खाना, ये कोला ड्रिंक्स, बर्गर, पेप्सी, पिज्जा वगैरह, ये शवारमा, ये खाना खा पी के इन चीजों के साथ जब भी खाना तो पेट भर के खाना, देर तक सोए रहना, ये चीजें वो हैं जो मैदे के अंदर चीजें पड़ी रहती हैं तो तबीयत करती। एक बीमारी रश है जी, वो वाइब्रेशन जी जिसको कहते हैं। जी जी, इसके बारे में बताएं कि किन वजूहात की वजह से ये बंदे पे अटैक करती है, ये होती है? मलेरिया और डेंगू। हाँ, मलेरिया का जरासीम गंदे पानी पे बैठता है, ठीक है। जो डेंगू का जरासीम है वो गंदे पानी पे नहीं, साफ पानी पे बैठता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ जो आज मेहमान शख्सियत मौजूद है, अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतों और इज़्ज़तों से नवाजा है। मेडिकल के शोबा से वाबस्ता है जनाब मोहतरम मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर यासर हनीफ साहब। इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं, मेडिकल के हवाले से बातें होंगी। ज़्यादा जो फोकस है हमारा वो मैदे पे होगा और इससे रिलेटेड जितनी भी अमराज हैं उनके हवाले से बात करेंगे। तो आइए आज आपकी इनसे मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब क्या हाल है? अल्लाह करम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ, आपने अपने कीमती टाइम में से मुझे टाइम दिया और आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी अरशद साहब, आपका और ARP न्यूज़ पूरी टीम का बहुत शुक्रिया जिन्हें आज मुझे मौका दिया कि आज आपके साथ शोबा सेहत के मुताल्लिक कुछ गुफ्तगू की जाए। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की तरफ आते हैं। शोबे तो बहुत ज्यादा थे, काफी ज्यादा हैं, तो ये मेडिकल का शोबा चूज करने के पीछे क्या राजो न्याज है? वो कौन सी ऐसी वजूहात बनी, कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी देखी कि जिससे मुतासर हो के, या क्या इसके बारे में ना कुछ हमारे नाजरीन को बताएं। सर, इसके लिए जो मेरी मोटिवेशन है ठीक है। वो मेरे वालिद साहब हैं। अच्छा मेरे वालिद साहब एक बिजनेसमैन है, लेकिन जब मैं छोटा था अच्छा, तो वालिद साहब के साथ अटैच शुरू से बड़े ज़्यादा था, तो क्लोज थे। उनके साथ मैं मूव करता था, कहीं भी उन्होंने जाना साथ साथ रहता था। अच्छा तो वो मेरी जो है ना एक माइंड मेकिंग, मेरी ग्रूमिंग करते रहते थे, अच्छा मुझे बताते रहते थे मुख्तलिफ शोबों के बारे में और बिलखसूस मेडिकल शोबे के बारे में। अच्छा मेडिकल शोबे के बारे में उनके जब वर्ड्स होते थे वो ये होते थे कि ये एक आपका ज़रिया माश नहीं है, ये आपकी एक इबादत है। वो मुझे जब ये बात करते थे तो मैं बड़ा, उस वक्त छोटा बच्चा था लेकिन मैं बड़ा मोटिवेट होता था कि मतलब क्या है इनका। और जब बाकी शोबा जात से इनको कंपेयर करते थे और इस पे आगे जब बात होती थी कि आपकी दुनिया और दुनिया के साथ साथ आखिरत, क्या बात। अगर आप इसको अपना किबला दुरुस्त रख के रखें तो दुनिया और आखिरत दोनों मिलती हैं। यानी पॉजिटिव चले अगर तो ये इबादत भी है। बिल्कुल जी, अगर आप एक मरीज आपके साथ जो आता है, आपने जो उसे अटेंड किया है, दुनियावी फ़ायदे तो ज़ाहिर है कि हर चीज़ के हैं, होने हैं, बिल्कुल। लेकिन आपके साथ साथ आपने अल्लाह के फल से आखिरत कमाई है। ये बात उनकी मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती थी और मेरे वालिद साहब की ख्वाहिश भी यही थी कि मैं मेडिकल में जाऊँ। और इससे भी बड़ी बात कि शुरू से उनके ज़हन में ये था और मुझे इसी की तरफ कायल करते थे कि मेडिकल स्पेशलिस्ट जो होता है ना, ये एक अच्छा, एक बेहतरीन होता है कि जो तकरीबन हर मर्ज को अपना डील कर लेता है और महारत के साथ उसको देख लेता है। तो अल्लाह ने अपना फजल किया और जब मैं फिर डॉक्टर बना, अच्छा, और उसके बाद अल्लाह के फजल करने से मेडिकल स्पेशलिस्ट बना, तो वालिद साहब को जब मैंने बताया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत खुश है। रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए कितना अर्सा हो गया है? और साथ ये भी बताइएगा कि कौन कौन से हॉस्पिटल में क्या टाइमिंग है, कौन से दिन जाके बैठते हैं, इस बारे में भी हमारे नाजरीन को बताइएगा। अच्छा साहब, मेरी ग्रेजुएशन है 2009 में। ठीक है। उसके बाद मैं एज ए मेडिकल ऑफिसर ट्रामा सेंटर लाला मूसा में 2 साल रहा। उसके बाद मैं फिर अजीज बट्टी शहीद हॉस्पिटल गुजरात चला गया 1 साल। ठीक है। वहाँ से आगे मैं 2014 से स्पेशलाइजेशन के लिए चला गया लाहौर सर्विसेज हॉस्पिटल में। ठीक है। सर्विसेज हॉस्पिटल में मैंने 6 साल गुजारे। ठीक है। फिर मैं फारूक हॉस्पिटल लाहौर वेस्टपुर ब्रांच है, उधर रहा ठीक है। कोई लगभग 1.5 साल। उसके बाद फिर साथ मैंने हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया लाहौर,
वहाँ से फिर मैं इधर जहाँ आजकल भी मौजूद हूँ, अल्लामा इकबाल हॉस्पिटल खरिया में, ये जीटी रोड पे जो है। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल हॉस्पिटल जीटी रोड खरिया। ठीक है। सर यहाँ मैं 2021 से हाल अभी तक एज ए मेडिकल स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रेगुलर मेडिकल स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और इसके ये जो मेरे होते हैं 6 days a week, जो मेरा सुबह जो टाइमिंग होती है वो 10 से 2 और 4 से 8 होती है। लेकिन इसके अलावा जो मरीज़ होते हैं जीटी रोड से ज़रा साइड से जाती लोग, जिनको फैसिलिटेट करने के लिए जुमेरात को मैं जाता हूँ इम्तियाज़ हॉस्पिटल तकरीबन 10 बजे से 2 बजे तक। ये जो गुलियाना में 10 डॉक्टर अब्बास साहब वाला। डॉक्टर अब्बास साहब। हाँ ठीक है, ठीक है। 10 बजे से 12 बजे तक जुमेरात वाले दिन वहाँ। ठीक है। और जुमे वाले दिन इसी तरह 11 बजे से 1 बजे तक जाता हूँ मैं दिलावर हॉस्पिटल बागो मिर्जा तार अड्डे पे। ये जो डॉक्टर जमशेद साहब वाला। जमशेद साहब का। ठीक हो गया। इसके अलावा बाकी मैं अल्लामा इकबाल में ही होता हूँ और संडे को माफ़ करता हूँ। अच्छा अच्छा। टोटल जो मैंने ये भी पूछा आपके रेगुलर प्रैक्टिस यानी कि टोटल अभी तक जो आपने बताया कितना अरसा हो गया? इंडिपेंडेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करते हुए मुझे अभी 5 साल हो गए हैं। अच्छा अच्छा। और इससे पहले जो दौरानिया था वो ज़ाहिर मेडिकल ऑफिसर का और स्पेशलाइजेशन का दौरानिया था, लेकिन इंडिपेंडेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट के तौर पे मुझे अब इस वक्त 5 साल हो चुके हैं। ठीक हो गया। अब आ जाए थोड़ा मेडिकल की तरफ। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का इलाज आजकल के दौर में कैसे किया जाता है? पहले तो ये था कि इंजेक्शन भी लगते थे, और आजकल क्या नया तरीकाकार है? और हेपेटाइटिस बी सी से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? इसके बारे में थोड़ा सा मुख्तसर सा जामिया सा ना हमारे नाजरीन को बताएं। हेपेटाइटिस बी और सी हमारे माशरे में बहुत कॉमन है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए हेपेटाइटिस बी और सी के पहले जो इसके लिए इंजेक्शन हुआ करते थे। जी जी बिल्कुल। जो हेपेटाइटिस सी की अगर बात करें तो उसके इंजेक्शन, उसके बाद जो गोलियां खाने के वाला इलाज आ गया, ओरल ट्रीटमेंट है, वो 2011 से आनवर्ड शुरू हुआ है हेपेटाइटिस सी का। इससे पहले इंजेक्शन हुआ करते थे, वो लगाते थे हफ्ते में 3 इंजेक्शन, लेकिन अब टैबलेट्स पे आ गया। और इलाज भी अब उसका 3 से 6 महीने, डिपेंड करता है मरीज की नौयत और उसका माजी किस तरह का है और मौजूदा उसकी हालत क्या है, उसको देख के मुतल्लिका डॉक्टर साहबान सेलेक्ट करते हैं 3 से 6 महीने के जो टैबलेट्स खानी पड़ती हैं उसको। ठीक है। जो हेपेटाइटिस बी का ट्रीटमेंट है, इसी तरह ये भी पहले इंजेक्शन हुआ करते थे, लेकिन 1998 के बाद इसकी टैबलेट्स आ गई। अब ये भी ओरल टैबलेट फॉर्म में इसका इलाज है। और इसका लेकिन हेपेटाइटिस जो बी का इलाज है ये लॉन्ग टर्म होता है। पेशेंट टू पेशेंट ये चीज़ वेरी करती है, किसी मरीज का कितनी देर पे जाकर डिपेंड करना है, मॉनिटरिंग के ऊपर ही फैसला होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है। आपका सवाल ये था कि ये मरीजों को, बंदों को इससे कैसे बचाया जा सकता है? एहतियाती तदाबीर। सर जो हेपेटाइटिस बी का है वो ज़्यादा जो हमारा जो होता है, एक तो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं जैसे ब्लड डोनेशन हैं, ब्लड डोनेशन की प्रॉपर स्क्रीनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर थ्रू रजिस्टर्ड ब्लड बैंक। और दूसरे नंबर पर ये है कि जो हम सिरिंजेस को डील करते हैं, जो हम मेडिकल प्रोफेशंस के बंदे हैं, पैरामेडिक्स के हैं, जो डेंटिस्ट हैं, इनके जो हमारा जो वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा मोहतात के साथ कि हमें प्रिक ना हो। तीसरी बात ये आ जाती है कि जो तमाम हमला खवातीन, उनका हमल के दौरान हेपेटाइटिस बी और सी और HIV की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। अगर किसी औरत के अंदर वो पॉजिटिव आ गया हेपेटाइटिस बी, तो उसमें हमने बी के साथ ही मैं HIV साथ ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि इन दोनों वायरसेस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट एक जैसा है। अगर कोई किसी में पॉजिटिव आ गया है तो हमने एक तो उसके जो 3 महीने आखिरी होंगे हमल के, हमने उसके दौरान उसकी ट्रीटमेंट भी स्टार्ट करनी है। ट्रीटमेंट स्टार्ट करके जो जरासीम का लोड कम से कम रखना है। हमल जब डिलीवरी का टाइम है तो हमने प्रेफरेबली उनको ऑपरेशन के ज़रिए, बड़े ऑपरेशन सी सेक्शन के थ्रू ऑपरेट करवाना है, डिलीवरी करवानी है। और इसी के साथ जैसे HIV का पेशेंट है तो हमने उसको मदर फीड हमने उसको रोकना है, रिस्ट्रिक्ट करवाने के मदर फीड आता है। IV ड्रग अब्यूज़र्स हैं, IV ड्रग अब्यूज़र जो एक नीडल शेयर करते हैं एक से दूसरे को, ये चीज़ कॉमन फैलती है, ये उनको हमने वो डिस्करेज करना है, उसको रोकना है। इसके साथ साथ मेनली यही होते हैं। और पहले हाँ, एक और बड़ी बात, जो हम बार्बर किट हमारी आती है, अगर बार्बर किट हम बंदों को सेंसिटाइज करें, हर बंदे ने ज़रा कटिंग के लिए जाना है जी जी, तो अगर बार्बर किट के लिए हम बंदे को सेंसिटाइज करें कि हर बंदा अपनी एक बार्बर किट रखे, कितने की आ जाती है, एक अपनी किट मेंटेन रखे, अपने साथ लेके जाए, उस वक्त दे, अपनी कटिंग कराए, आके उसको तरीकाकार किया, उसको पायोडीन के साथ, उसको स्पिरिट स्वैप के साथ स्टेरलाइज ले, डेटोल ले ले, उसको स्टेरलाइज करके रख दे, और जब नेक्स्ट टाइम जाना अपने यूज़ करें। ये बड़ा एक बहुत ही अहम पहलू है, बहुत अहम पहलू है। तो इस तरह हम जाके हेपेटाइटिस बी, सी और इवन HIV को कम कर सकते हैं।
अज़दवाजी ताल्लुकात इनके साथ बहुत ज़्यादा, ये हेपेटाइटिस बी और HIV का स्प्रेड होता है, उसके अच्छा। बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज लोगों को और उसकी प्रिवेंशन के बारे में गाइड करना चाहिए, ये चीज़ें हैं। और देखिए प्रिवेंशन के लिए हमारा बहुत कम एफर्ट है, लेकिन अगर खुदा ना ऐसा किसी को हो गया है तो एक ह्यूज बल्क पैसों की शक्ल में भी और वक्त की शक्ल में भी और सेहत भी लूज़ करते हैं। तो इस तरह करके अगर हम प्रिवेंशन पहले गाइड कर दें मरीजों को कि ये आपके तरीक़ाकार हैं, और बाकी प्रिवेंशन हो जाएगी, बाकी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। HIV की ट्रीटमेंट है वो तो थ्रू आउट लाइफ चलती रहती हाँ, है। बिल्कुल। जो हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग टर्म चलती है। ट्रीटमेंट बंद करने के बाद भी रिस्क होता है कि वायरस दोबारा एक्टिव हो जाए। अच्छा। इवन हेपेटाइटिस सी का वायरस जब उसकी ट्रीटमेंट करके मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके बाद रिस्क होता है कि दोबारा वायरस एक्टिव हो सकता है। अब मरीज को गाइड किया जाता है कि आपने सर्टन टेस्ट हैं ये इतने इतने टाइम पीरियड के बाद करवाने हैं और एक दफ़ा आके डॉक्टर साहब को मिलना है, दिखाना है। जब मॉनिटरिंग हो रही होती है, कोई वायरस दोबारा एक्टिवेट अगर होता है तो टाइमली पिक हो जाता है और इसी तरह दोबारा ट्रीट हो जाता है। बहुत लेस लाइकली होता है कि एक्टिव हो, लेकिन हो जाए तो दोबारा उसको ट्रीटमेंट करें। इसी के साथ हेपेटाइटिस बी के लिहाज से स्पेशली वैक्सीनेशन होती है। अच्छा। हेपेटाइटिस बी का एक जो हिफाजती टीके होते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट भी लगा रही है, हाँ बिल्कुल। वो 18 साल से कम उम्र में हर इंसान को वो लगने चाहिए। टीकों का मुख्तलिफ शेड्यूल होता है, 3 ज़्यादातर जो शेड्यूल हमारा चल रहा है वो 3 टीके होते हैं। ठीक है। वो एक पहली दफ़ा लगता है, एक महीने के बाद और एक 6 महीने के बाद लगता है। पट्टे में इंजेक्शन लगता है, कोई ज़्यादा पेनफुल भी चीज़ आम नहीं है, नॉर्मली है। आम नॉर्मल सी चीज़ है, ज़्यादा महंगी भी नहीं। लेकिन ये जो इंजेक्शन लगाने के बाद मरीज़ अपनी अल्लाह के फल से कुव्वत बनाता है और वो हेपेटाइटिस बी का किसी तरह से अगर जरासीम दाखिल हो भी जाता है तो अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म में सलाहियत रखी हुई है कि अल्लाह के फल से उससे वो क्लियर कर देता है। बहुत कम मरीज़ हैं कि जो आगे हेपेटाइटिस बी के मरीज़ फिर आगे जाते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन में, जो कि फिर आगे जिगर को मुतासर करते हैं, जिगर का सूंघना या को कैंसर की तरफ आगे लॉन्ग टर्म में जाना, वो बड़े कम होते हैं। कम होते हैं। यानी मकसद है कि अल्लाह ने एक सिस्टम ऐसा बनाया है कि अगर किसी को नॉर्मली हो भी जाता है तो वो जो बॉडी है वो कवर कर लेती है। बिल्कुल बिल्कुल। मैदे का अल्सर हर दूसरे बंदे को हो रहा है, इसके पीछे क्या वजूहत हैं, क्या मसाइल ऐसे हैं या क्या हम खुराक ऐसी खा रहे हैं? इसके बारे में ना कुछ हमारे नाजरीन को बताएं कि किन वजूहत की वजह से होता है और इसके क्या हिफाजती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। इसका भी जिस तरह आपने ये हेपेटाइटिस का बताया ना, एक मुख्तसर हमारे नाजरीन को इसके बारे में बताएं। सर, जो मैदे का अल्सर है उसके पीछे जो बुनियादी वजूहत होती हैं, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहला है कि एक मैदे का जरासीम होता है जिसे हम H. pylori कहते हैं। ठीक हो गया। H. pylori वो जरासीम है जो मैदे के अंदरूनी जो तय मैदे की या आंत की उसकी अंदरूनी तय को उधर ज़ख्म करता है। जब ज़ख्म होता है, अंदरूनी तय डैमेज हो जाना, उसी का अल्सर कहते हैं। और एक तो मैदे का इन्फेक्शन वो जरासीम का हो गया। दूसरे नंबर पर ये होता है कि जो पेन किलर्स हम सेल्फ मेडिकेशन करते हैं बगैर सर्टिफाइड डॉक्टर के, हम जो खुद दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं या क्वैक्स के ज़रिए हम मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन बहुत ज़्यादा तंग करती हैं। ये H. pylori के बाद हम जो पेन किलर अद्वियात हैं, NSAIDs एक बड़ा ग्रुप है। वो इंसर्ट तो हर बंदे के मुंह पे है सर, ये ब्रूफेन की टैबलेट होगी, ये कॉन्स्टान की टैबलेट होगी, हर बंदा जानता है इनको। डिस्प्रिन की टैबलेट होगी। ये चीज़ें जो NSAIDs ग्रुप है ना मेनली, ये चीज़ें आ जाती हैं। बाकी कोई मैदे और आंत के अंदरूनी जहाँ से तजाबियत ज़्यादा बनती है, वहाँ की अगर ट्यूमर आ जाए उस हिस्से का, वो तजाबियत एसिड बन ही ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से वो अल्सर कर दे। कुछ और ऐसे जैसे कोई मरीज़ होते हैं जिनका कुव्वत ही कम होती है, जैसे कोई कैंसर का मरीज़ हो गया, कोई खुदा ना साइड्स का पेशेंट हो गया, उनमें जो हल्के से वायरसेस होते हैं वो भी बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं, तो वो भी जाके वहाँ इन्फेक्शन करके और वो अल्सर कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ बड़ी कॉमन है। दूसरा ये है कि खुराक के अंदर आपका ये था, अगर हम जो पानी पीने वाला है उसको बॉइल्ड वाटर पानी को रात को एक तांबिया उबाल देते हैं, सुबह का टाइम हम सारे घर वाले वो यूज़ करते हैं, तो हम अल्लाह के फल से 90% H. pylori से जान छुड़ा सकते हैं। जो हम खाना खाते हैं वो हम प्रॉपर उसको अच्छी जगह से, घर का खाना खाएं, कभी कभार बाहर से खाना तो अच्छी जगह सेलेक्ट करें, रेडी का खाना ना खाएं, हाथ धो के प्रॉपर खाना खाएं। ये चंद चीज़ें हैं। अगर कोई दर्द हो गया, कोई पेन किलर की मेडिसिन की ज़रूरत पड़ गई है, डॉक्टर की हिदायत के बिना ना लें। अगर आपको उस वक्त नहीं कर सकते, कोई ऐसा टाइम है दूर दराज इलाकों में, तो पैराडोल लें। पैराडोल के अलावा पेन किलर ना यूज़ करें। ये चीज़ें थोड़ा हमें ख्याल करना पड़ेगा। और खाने पीने को हम अच्छा एक तनासब रखें, वक्त पे खाएं, अच्छी क्वालिटी का खाएं, थोड़ा खाएं। अगर हम सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढाल लेंगे ना,
तो हम अल्लाह के फजल बड़े अफसोस करेंगे। आधी बीमारियां तो सुन्नत के मुताबिक करेंगे तो आधी खत्म हो के जाएगी। सारी हो जाएंगी खत्म यार। हो जाएगी। सुन्नत हमारे नबी की है, हाँ जी। तो उनका तो जो भी तरीकाकार है जी। हम आंखें बंद करके ट्रस्ट करते हैं कि ये तो ऑलरेडी है। जब मरीज आते हैं तो उनको बताता हूँ आज से 50 साल पहले जो हमारी ज़िंदगी थी, हमारे फास्ट फूड नहीं थे, हमारी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं थी, यकीन करें, और यही वजह। और उस वक्त हमारा सोना जागना सूरज के मुताबिक होता था। हमारा मगरिब के बाद हर चीज़ ऑफ हो जाती थी, हमने उसके बाद सोने की तैयारी, इशा के फौरन बाद सो जाते थे। लेट नाइट का खाना, जब खाना पेट भर के खाना, गैर मतवाजन खाना, ये कोला ड्रिंक्स, बर्गर, पेप्सी, पिज्जा वगैरह, ये हाँ। शवारमा, ये खाना खा पी के इन चीजों के साथ जब भी खाना तो पेट भर के खाना, देर तक सोए रहना, ये चीजें वो हैं जो मैदे के अंदर चीजें पड़ी रहती हैं और तज़बियत करती हैं। डॉक्टर साहब वही बात आ गई, आप तो आज बता रहे हैं कम खाना चाहिए जी। जो अगर आप चले जाएं पीछे जी इरशाद भी है कि भूख रख के खाओ। बिल्कुल ठीक। आप आज मेडिकल की बात कर रहे हैं ना, जी हमारे तो आका ने पहले ही बता दिया था। बिल्कुल सही। तो अगर आप उस पे आ जाएं तो जो बातें उन्होंने की मेडिकल बनी मेरा इसी में मेडिकल तो अभी उन चीजों को पिक कर रही है। पिक कर रही है ना। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आज से 1400 साल पहले कि तवाज़ुन रख के खाएं। हाँ। प्लेट का एक हिस्सा हवा, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा खाना, पानी पहले, खाना उसके बाद ऊपर खाली। अगर हम ये रखें तो हमारे में देखें मसले ना। बहसियत मेडिकल स्पेशलिस्ट फालज के मरीज भी देखते होंगे, फालज की बुनियादी वजूहात क्या होती हैं, इस बारे में कुछ बताइएगा। देखिए जी, एक चीज़ है कि लाइफस्टाइल हम अपना ऐसा बना लेते हैं। आजकल के दौर में जो लाइफस्टाइल है ना, वो उसे हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं कि हम हिलजुल के ज़्यादा काम नहीं करते। अपनी जो एक्टिविटी है, हाँ, बिल्कुल। जिस्मानी एक्टिविटी, मुशक्क़त, हमने उसको ख़त्म कर दिया हुआ। वही वजह बनती है कि खा पी के चीज़ बैठ जाना, लेट जाना, तो इंसान के जिस्म के अंदर चर्बी का इकट्ठा होना, मोटापा बनना। मोटापा एक वो वजह, मोटापा अंदरूनी बैरूनी दो किस्म का होता हाँ, है। बिल्कुल। एक बंदा होता है जो बाज़ाहिर देखने में बिल्कुल स्लिम है, लेकिन उसको फिर भी मसाइल आ गया, तो वो अंदरूनी होता है जो अंदरूनी अज़ा के अंदर चर्बी बैठती है। ठीक है। वो अज़ा जो अल्लाह की तरफ से होते हैं, उन्होंने चीज़ों को जो फाजला मादे होते हैं वो सारे खारिज करने होते हैं। जैसे जिगर है, फैटी लिवर है, तो हम क्या करते हैं कि उसको लाद देते हैं चर्बी के साथ, वो काम ही नहीं कर पाता। एक तो मोटापे का हो जाना, मोटापे के साथ साथ इसी को आगे बढ़ाएं तो मरीज को शुगर होती है, इसी को आगे बढ़ाएं तो साथ ही ब्लड प्रेशर आ जाता है। ये चीज़ें बढ़ना, खून के अंदर खून का गाढ़ापन, यूरिक एसिड की मकदार बहुत ज़्यादा होना, हाँ, बिल्कुल। पानी हम ज़्यादा पीते को नहीं, खून का मजीद गाढ़ापन आ जाना, इन चीज़ों को मिला के अगर देखें तो कुछ साथ दिल का साथ ही मसला अगर शामिल हो गया है, दिल के चाहे पट्टे कम काम करते हैं, दिल पंप कम करता है, फैल गया, उसके अंदर लोथड़ा बनेगा। उसकी धड़कन अगर बेतरतीब हो गई है तो उसकी बेतरतीबी की वजह से अंदर लोथड़ा बनेगा और वो लोथड़ा दिमाग की तरफ जाएगा। ये होता है कि दिमाग का फालिज कर देना, खून की नाली बंद वाला। दूसरा है कि ब्लड प्रेशर है, हो गया ब्लड प्रेशर इन वजूहात की वजह से, तो हमने उसको ट्रीट ही नहीं किया, देखा ही नहीं है। कहते हैं जी मेरा तो रहता ही तेज़ है जी, मरीज आते हैं कहते हैं जी मेरा तो ब्लड प्रेशर रहता ही तेज़ है, मुझे तो कभी कोई मसला ही नहीं हुआ। ब्लड प्रेशर की जिनको ट्रीटमेंट पर डालें भी तो वो ट्रीटमेंट को पूरी तरह फॉलो नहीं करते। ब्लड प्रेशर जब कंट्रोल नहीं होता, बिलखसूस सर्दियों की बात करें, सर्दियों में ब्लड प्रेशर भी तेज़ आना, पानी भी कमी आना, ये सारी वजूहात मिल मिला के मरीज़ को होता है फिर फालिज। हाँ, अच्छा, ये एक वजह ये भी होती है कि जब आपका ब्लड जो हार्ड हो जाता है तो उसमें भी चांसेस होते हैं ज़्यादा। खून की नालियों का जो सख्त हो जाना ना, ये उम्र के साथ हो जाता है, या कोई ऐसी बीमारियां हो, ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं, या कम उम्र में नाली खून की नालियों के मसाइल आ जाएं तो नालियों का सख्त हो जाना। एक तो नाली सख्त हो जाना, अंदर से प्रेशर बढ़ा तो नाली फट जाना, दिमाग की नाली फट गई, कहते हैं कि इसको ब्रेन हेमरेज होगी। एक तो ये हाँ, चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे नंबर पर यह है कि खून की नाली का बंद हो जाना, खून जो अंदर बह रहा है, एक तो नाली थोड़ी सख्त हो गई है, दूसरे नंबर पर उसके अंदर गाढ़ापन ज़्यादा आ गया। गाढ़ापन, हमने कोलेस्ट्रॉल चर्बी शामिल कर दिया, हमने मीठा ग्लूकोज शामिल कर दिया, नमक हमने ज़्यादा शामिल कर दिया है, यूरिक एसिड शामिल कर दिया है, ऊपर से हम पानी भी कम पीते हैं। ये चीज़ें सारी मिला के फालिज का सबब बनती हैं। कोई ऐसी होती हैं जैसे उम्र के साथ होती हैं, वो कुछ तो फैक्टर है, रूटीन पे हाँ, है। लेकिन जो हमारे करने वाली चीज़ें हैं जिनको हम बेहतर कर सकते हैं, वो मैंने अभी ये बयान किया। हाँ, बिल्कुल। HIV एड्स जी, पाकिस्तान में कितना कॉमन है और इसका तरीका इलाज क्या है, इस बारे में भी कुछ बताइएगा। HIV अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में कम है। जो पाकिस्तान में अगर हम रेशो देखें तो ये तकरीबन हर 10,000 में से कोई एक बंदा बनता है जो बनता है इसका HIV का। अच्छा। और सॉरी, मैं इसको करेक्ट करूंगा, पाकिस्तान में अगर देखें तो तकरीबन हर, मेरा ख्याल है कि 3 लाख में से एक बंदा बनता है, करेक्ट फिगर से। अच्छा। 3 लाख। और जो HIV का
हो जाना। HIV तब होता है जब इंसान की अपनी कुव्वत कम होती है। जरासीम में वो है जो इंसान की अपनी कुव्वत मुदाफ़त, जरासीम से लड़ने की सलाहियत को कम करती है, जिसको हम CD4 काउंट कहते हैं। वो CD4 वो होता है कि इंसान की अंदरूनी फैक्ट्री जहाँ से इंसान ने अपने फोर्स तैयार करनी है, जिसने जरासीम के साथ लड़ना है, ये उस फैक्ट्री को तबाह करता है। जब फैक्ट्री को काम ही नहीं करने देता तो इंसान की कुव्वत कम हो जाती है, और ये जरासीम बरहावी होके ये इंसान के मुख्तलिफ तरह के अमराज करता है। वज़न कम हो जाना, गिल्टियाँ बन जाना, भूख ना लगना, और इसी के साथ साथ इंसान को वो ये जो जरासीम आम डेली लाइफ में हमारे होते हैं, लेकिन हमें तंग नहीं करते क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इम्यूनिटी अच्छी होती है, फिर वो जरासीम भी तंग करते हैं। तो ये तो हो गया एक HIV होता है कि जरासीम का खून के अंदर मौजूद होना। जब वो जरासीम मौजूद हो के आपकी कुव्वत को कम कर दे और ये छोटे छोटे इन्फेक्शन आने शुरू हो जाएं, इंसान की ज़िंदगी को, डेली लाइफ को मुतासर करें, और उसके साथ इंसान की कुव्वत कम, CD4 काउंट का मैंने जिक्र किया, वो कम हो जाए, तो उस सूरत में हम उसे कहते हैं कि उसे एड्स हो गई। एड्स है कि सारी इन चीज़ों का मजमुआ। जब एड्स हो गई है तो अब हमने करना क्या है कि वही जो CD4 काउंट कम हुआ था, वो फैक्ट्री जिसने जरासीम को तबाह करना था, उस फैक्ट्री को हम दोबारा से बहाल करें। ठीक है। तो उसके लिए वो आजकल ट्रीटमेंट बड़ी चल रही है, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट हम कहते हैं उसको। वो ट्रीटमेंट ये होती है कि हम जरासीम को टारगेट करके जरासीम को कमज़ोर करते हैं, और वो CD4 वो फैक्ट्री उसको दोबारा से हम बहाल इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसको बहाल करते हैं, वो अपना काम करे और अपना काउंट, अपनी जो फोर्स है उसको ज़्यादा करे। जब वो फोर्स ज़्यादा होगी तो उस सूरत में ये होगा कि इंसान को ये सारे जरासीम हट जाएंगे, तंग नहीं करेंगे। ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग ही चलती है। तो हमारा मकसद होता है कि जरासीम को दबा के रखें, बिल्कुल। जितना ज़्यादा जरासीम का लोड कम होगा उतना ज़्यादा इंसान सेहतमंद होगा, एक्टिव रहेगा। और इसकी आजकल तो ये जैसे हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन आ गई हुई है, इसकी भी वैक्सीनेशन आ गई हुई है। अच्छा। एड्स की वैक्सीनेशन आ गई हुई है। अगर किसी को खुदा नास्ता इस तरह हो जाता है तो अपने ट्रीटमेंट के साथ साथ हिफाजती तदाबीर को, हिफाजती इंजेक्शन भी लगवाए। और अगली बात ये है कि एड्स आगे फैले ना। हाँ, मेन चीज़ ये चीज़ है कि एक बंदा तो मुतासर हो गया है, सोर्स क्या, कैसे मुतासर हुआ है, उसको ट्रेस करें और उसको वो जहाँ से वो चीज़ें फैल रही हैं उसको रोका जाए, और उस बंदे को भी जो भी उसकी वजह बनी उस वजह को भी कंट्रोल करें, और आगे उसको हिदायत भी करें कि उसकी फैमिली या उसके अजीज़ व करम में या उसके उस इलाके में ना फैल सके। ये हमारा करना होता है। अब आ जाइए, एक बीमारी रश है जी, वो वाइब्रेशन जिसको कहते हैं जी, इसके बारे में बताएं कि किन वजूहात की वजह से ये बंदे पे अटैक करती है, ये होती है, इस बारे में कुछ बताइएगा। राशा ये मर्ज होता है कि जिसमें इंसान का जिस्म का कांपना, ट्रेमरिंग। हाँ बिल्कुल। दूसरे नंबर पर होता है कि इंसान की मूवमेंट कम हो जाना, इंसान उठने में बड़ी दिक्कत, बड़ा इंसान का जिस्म का अकड़ाव आ जाता है ना, स्टिफनेस आ जाती है। उसकी वजह से इंसान उठने में उसको दिक्कत होती है, चलने में दिक्कत होती है, चलते वक्त मूवमेंट नहीं होती, बाजू तो पूरी तरह हिला नहीं सकते, अपने कदम का जो बड़े कदम नहीं रख सकते, बैलेंस भी नहीं रहता। मैंने एक दो बंदों को देखा है, गिर भी जाते हैं फौरी तौर पे। चलने में अकड़ाओ, उसके साथ पाँव ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते, और उसके साथ साथ उन्होंने बैलेंस भी नहीं मेंटेन रहता। ये सारी चीजें होती हैं जिसको हम ये वो मर्ज है जिसमें इंसान के दिमाग के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो सेंटर्स होते हैं, जो न्यूक्लियाई हम उन्हें कहते हैं, उन न्यूक्लियाई से इंसान का क्या बनना होता है, एक ट्रांसमीटर होता है, मैसेंजर होता है। वो मैसेंजर क्या होता है, कुदरत की तरफ से वहाँ से एक मैसेज लेके वहाँ से आता है, आगे मसल्स को या बाकी अपने न्यूरॉन्स को मैसेज देता है, न्यूरॉन्स के थ्रू मसल को, कि आपने ये मूवमेंट करनी है, आपने ये कोऑर्डिनेशन, सारे मामला। वो न्यूरॉन उन वहाँ से सप्लाई अपनी कम कर देते हैं, मैसेंजर ही नहीं होता, जिसे डोपामिन हम कहते हैं। तो डोपामिन, नोरेपिनेफ्रिन दो होते हैं ये मेडिकल टर्म्स में। तो जब ये कम हो जाते हैं तो उस सूरत में फिर होता क्या है कि इंसान को ये सारे इसके सारे मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। अब अगली बात, ये वो मर्ज है जब हो जाए तो हम इसकी अलामात में कमी कर सकते हैं, दवाइयों के जरिए इसको ख़त्म नहीं कर सकते। सेम वो जिस तरह एड्स का आपने बताया, ये हेपेटाइटिस का बताया, वो क्योंकि इन्फेक्टिव काज है, ये नॉन इन्फेक्टिव काज है, लेकिन इसका तरीका कार ये है कि जब इसने होना है तो इसने आगे की तरफ बढ़ना है, इसने प्रोग्रेस करना है, इसको हम क्योर नहीं कर सकते, जड़ से उखाड़ नहीं सकते। हेपेटाइटिस C के ट्रीटमेंट हुआ है जो हम जड़ से खत्म कर दें, लेकिन ये खत्म नहीं हो सकता। अद्वियात के साथ हमने क्या करना, कंट्रोल हो सकता, अलामात कम करें ताकि मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी बेहतर कर सकें। उसकी जो भी मसाइल आ रहे हैं, जो मरीज की मुतल्लिका शिकायतें आती हैं, दवाइयाँ शामिल करके हम उसको बेहतर करें। बार बार गिरने से, फ्रैक्चर होने से, चलने फिरने से, बैलेंस कायम रहने से,
खाने पीने के जो मामला, ट्रेमरिंग ज़्यादा है, बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे मामला हम उसकी बेहतर कर सकें, उसके लिए हम दवाइयाँ शामिल करते हैं। साथ दवाइयों के साथ साथ मरीज़ को एजुकेट करते हैं कि आपकी सारे मामलात, ये मर्ज़ है क्या, कैसे चलने, और आपने इन सारी चीज़ों के मर्ज़ के जो सारे मामलात हैं, इससे नुकसानात से बचना कैसे है। ये जो खून का कैंसर है जी। किन वजूहात की वजह से होता है, इसके पीछे क्या राज व न्याज है, इस बारे में भी कुछ बताइएगा। खून के कैंसर जो होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं इंसान के जैसे जो हेरिडिटरी आते हैं फैमिली में। दूसरे नंबर पे कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो इन्वायरमेंटल होते हैं, कुछ टॉक्सिन्स होते हैं इन्वायरमेंट में, जो टॉक्सिन्स का इंसान जिन एरियाज में काम करता है तो वो इन्वायरमेंट से वो टॉक्सिन्स लेता है। अच्छा। वो पेस्टिसाइड्स, जैसे हम गंदों ये खेतों में स्प्रे वगैरह करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये वाली चीज़ें होती हैं। रेडिएशंस, रेडिएशन जो हम शुआएँ हैं, शुआओं का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, ये जो रेडिएशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एक्सरे डिपार्टमेंट्स में हो गए जो दूसरे, ये रेडिएशन का एक्सपोजर। दूसरे नंबर पे ये कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं, दवाइयों के साथ उनका साइड इफ़ेक्ट्स आ जाना, कोई साथ ये पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, इनका आ जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं जो क्या करते हैं कि आपके जो हड्डियों का गूदा, जहाँ से खून ने बनना है, अच्छा, वहाँ जाके हम हड्डियों के गूदे को डिस्टर्ब करती हैं। ये चीज़ें जब हड्डियों के गूदे को डिस्टर्ब करती हैं तो एक किस्म का जो खुलियात है, वो खुलियात में से एक किस्म का जो सेल है वो बढ़ जाना। जब एक बढ़ता है तो उतनी ज़रूरत नहीं होती जितना बढ़ जाता है। वो जो बाकी खुलियात हैं उनकी खुराक को भी खा जाता है, उनको बढ़ने नहीं देता और ख़ुद अनप्रोपोर्शनेटली बढ़ जाता है। बढ़ने के साथ ये होता है इस जिस्म को उतनी ज़रूरत नहीं, और वो नकारा होते हैं, काम के नहीं होते। अच्छा, बढ़ भी जाते हैं, नकारा भी होते हैं, जो दूसरे काम के होते हैं उनको बढ़ने नहीं देते, जिसकी वजह से फिर वो आगे वो कैंसर का हो जाता है। और कैंसर के फिर आगे मुख्तलिफ किस्में होती हैं। हाँ, वो तो ऑलरेडी वो बहुत सारी लंबा है उसका, वो एक अलग बड़ा लंबा सा एक टॉपिक बनता है। अक्सर बेशतर हमारे में, आपके पास भी बहुत ज्यादा केस है, मलेरिया हो गया जी, जी। किन वजूहात की वजह से होता है, और इसकी भी थोड़ा सा ना हमारे नाज़रीन को गाइड कीजिएगा कि होने से पहले ही अगर वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पे हम अमल करें और इससे कंट्रोल हो जाए और हम इसकी लपेट में ना आए, इस बारे में भी कुछ बताइए। मलेरिया जो है ना, ये जो अभी मौसम है, ये गर्मियों का, ये बरसात का मौसम, इस मौसम में ही ज़्यादा होता है। मलेरिया का जो जरासीम होता है वो एक मच्छर, जो मस्किटो प्लाज्मोडियम जो होता है, वो मच्छर वो कहाँ बैठता है, गंदे पानी पे, साफ पानी पे नहीं आता। मलेरिया और डेंगू, मलेरिया का जरासीम गंदे पानी पे बैठता है। ठीक है। जो डेंगू का जरासीम है वो गंदे पानी पे नहीं, साफ पानी पे बैठता है। ठीक है। एक तो ये फ़र्क होते, दोनों मच्छर से ही होते हैं। और ये बरसात का मौसम, जब बरसात के मौसम में कहीं पानी गंदा जमा हो गया, कोई जोड़ वगैरह सफाई नहीं होगी, वहाँ जमा होगा तो वहाँ से मच्छर अगर एक ऐसे इंसान को काटेगा जिस इंसान को मलेरिया है, तो वहाँ से वो जरासीम वो शक करेगा, वो जरासीम लेके अपने अंदर कुछ मजीद उसके स्टेजेस बनेगी। मलेरिया जरूरी नहीं कि आज मच्छर काटा तो आज ही हो जाए, अगले 3 दिन में हो जाए। अच्छा। मुमकिन होता है कि हफ्ते बाद या कई महीनों बाद भी हो सकता है। अच्छा, कई दफ़ा इसके असरात लेट होते हैं, कई दफ़ा अर्जेंट भी हो सकते हैं। मरीज ने तो मुतलका डॉक्टर साहब के पास तब भी जाना जब उनको अलामत आने में जब मुमकिन है कि वो शुरू में आ जाए, मुमकिन है कि कई महीनों बाद आए, हफ्तों से महीनों बाद भी आए। अच्छा। अब मलेरिया के अलामत होती क्या है? बुखार होता है, तेज़ बुखार होता है, उतरता चढ़ता बुखार है, बुखार बगैर दवाई के उतर जाता है, फिर बुखार तेज़ हो जाता है। बुखार होने से पहले कपकपी बड़ी शदीद होती है पूरी। अच्छा। और उसके बाद सर्दी के साथ शदीद तेज़ बुखार, बंदा कहता है कि हड्डियाँ टूटती हैं, ऊपर कंबल डाल दो। और उसके बाद बुखार उतरता है और ऐसे उतरता है कि इंसान के कपड़े, पसीने से कपड़े भी भीग जाते हैं। बिल्कुल सही। ये सारा तकरीबन उसका वो क्लिनिकल स्पेक्ट्रम होता है। और इनके साथ जब वो चीज़ें आती हैं तो डॉक्टर साहब उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, उसका टेस्ट करके, जो बड़ा मुख्तसर सा ट्रीटमेंट होता है अल्हम्दुलिल्लाह। बचना कैसे, आपका सवाल है। बचना सर इस तरह है कि जो मौसम होते हैं, पानी कहीं जमे ना, पानी कहीं खड़ा ना हो, पहली बात। दूसरी बात ये है कि पूरे कपड़े पहने, यहाँ जो स्लीव्स, जो फुल स्लीव्स वाले हम शर्ट्स वगैरह या अपने कमीज़ वगैरह पहने। और जो हमारे एक्सपोज पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर हम मॉस्किटो रिपेलेंट, मच्छर भगाने वाला लोशन लगाएं। बिल्कुल। हम नेट्स का इस्तेमाल करें, अपनी खिड़कियाँ, अपनी जालियाँ उनको अच्छी तरह बंद कर लें कि मच्छर अंदर आए ही ना। अगर मच्छर अंदर आए तो ये इंसेक्ट किलर्स हम लगाएं, उसके साथ वो ख़त्म करें। फिर भी अगर कोई रह गया, अगर खिड़कियों से आ गया, बेड में कपड़ में नहीं है, तो मॉस्किटो रिपेलेंट लोशन लगाएं ताकि वो आपके जिस्म के नज़दीक ही ना आए, आपको तंग ही ना करे। ये देखिए, प्रिवेंशन इसकी बिल्कुल छोटी सी है। लेकिन अगर हो गया तो एक और बात, मलेरिया वो बीमारी है जिसके साथ इंसान को झटके भी पड़ सकते हैं।
खून की कमी आ सकती है, ये आंखों का पीलापन जिसे जॉन्डिस कहते हैं ये हो सकता है, वन कोमा और डेथ भी हो सकती है। मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में देखे हुए। इतना डेंजरस? इतना डेंजरस है। जब वो आपको मुतासर कर जाए तो दिमाग को भी, गुर्दे को मुतासर, जिगर तिले को मुतासर, और इंसान की डेथ तक कर सकता है। मेरा पूरी बॉडी का ही आगे सारे ले जाता है, सारी चीज़ों को लपेट में ले जाता है। जैसे मैंने सर अभी बताया कि जो डेंगू जो जरासीम है ना वो बैठता है, वो मच्छर के काटने से आता है। और वो मच्छर कहाँ होता है? साफ सुथरी कॉलोनियों में, साफ सुथरे पानी में बैठता है। जो हम देखेंगे पानी जमा ना हो, कोई टायर पड़े हुए कहीं पे, कोई कहीं पे किसी तरह वो हमारे लान के अंदर पानी लगा के वो साफ सुथरा जमा हुआ उधर आके खड़ा हो गया। और वो जो मच्छर आता है ना उसका एक मखसूस टेम्परेचर होता है। मखसूस टेम्परेचर ये है कि जो सुबह फजर के बाद ये 10 बजे तक, और उसके बाद इसी तरह असर के बाद लेकर इशा तक, इस टाइम में ज़्यादा वो मच्छर अटैक करता है, ज़्यादा निकलता है। प्रिवेंशन क्या है? उसकी भी प्रिवेंशन सर यही है कि अपने वो एक तो मच्छर को अंदर घर में आने ही ना दें, और अपने नेट्स का वो इस्तेमाल करें, रिपेलेंट लगाएं, मॉस्किटो रिपेलेंट लोशंस। इन चीज़ों के साथ साथ अगर खुदा ना ऐसा हो गया, अगर आपको बुखार हो गया तो फिल फोर अपने करीबी मतलब का डॉक्टर साहब के पास जाएं, जाकर उनको दिखाएं तो उसकी तशखीस हो। इसकी भी डॉक्टर साहब वही निशानी है जो मलेरिया की बताई है? ये तो इसका बुखार जो होता है वो उतरता चढ़ता नहीं है। इसका बुखार होता है और वो आपको मुसलसल रहता है, रेगुलर तेज बुखार रहता है, हड्डियां टूटती हैं। इंसान कहता है कि मेरा सर दर्द शदीद है, आंखों के पीछे ऐसे दर्द है जैसे हड्डी टूट रही है, कमर का और जोड़ों का बड़ा शदीद दर्द आता है। ये बुखार आता है। और किसी किसी मरीज को साथ तो ये भी होता है कि जिस्म के ऊपर सुर्ख धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये प्लेटलेट्स को कम करता है। प्लेटलेट्स की कमी की वजह से आपको सुर्ख निशानात आते हैं जल्द के ऊपर, आगे मुंह के अंदर इस तरह की चीजें बनना शुरू। अगर ऐसी कोई अलामत है, फिल फोर मौसम भी ऐसा है तो डॉक्टर साहब को दिखाएं, दिखा के इसकी वो तशखीस करवा के इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। और इसकी ट्रीटमेंट भी जो होती है, हमारा काम होती है कि ये जो इसने पेचीदगियाँ करनी है उसको कंट्रोल करें। इसकी ट्रीटमेंट बताते खुद है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई इसकी ईजाद हुई अभी तक कि हम वो ट्रीट दें और ये ख़त्म हो जाए, नहीं। हमने जो उसने अपना टाइम पीरियड लेना, कितना अराउंड 7 to 9 डेज होता है, तो 7 से 9 दिन के दरमियान जो इसने जिस्म के अंदर खराबियाँ करनी है, हम उसको बड़े विजिलेंट रहते हुए मॉनिटर करें, मॉनिटर करके देखें कि, और ये अगर कोई खराबी करता है तो उसको टाइमली हल करें। अंधाधुंध ड्रिपों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसका जो बड़ा कैलकुलेटेड फ्लूइड देना होता है हमने, जो वो बंदा कोई भी डॉक्टर साहब जब इसको चीज़ देखेगा तो ज़ाहिर है वो उनको पता होगा कि ये इसकी ट्रीटमेंट में हमने एक आता है इसका क्रिटिकल फेज आता है। क्रिटिकल फेज होता है 2 से 3 दिन का होता है। वो तकरीबन तीसरे दिन से 7वें दिन के दरमियान उसके 2 से 3 दिन का पीरियड आता है। उसके दौरान हमने जो उस बंदे को हॉस्पिटलाइज करके जो हमने फ्लूइड्स देने हैं, फ्लूइड्स बड़ा कैलकुलेट करके देना है कि इंसान की ज़रूरत के उसके वज़न के मुताबिक ज़रूरत निकाल के उतना देना होता है। इजाफी नहीं इजाफी दिया तो जब इसने ख़त्म होना है, जरासीम ने जब उसका अपना टाइम ख़त्म होना है, तो वो जो फ्लूइड जिस्म से नालियों से बाहर निकल के गया होता है, जो पेट के जिले में होता है, जो फेफड़ों के वो जिले में होता है, वो जब अंदर की तरफ आता है तो फिर इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। फेफड़ों में पानी, दिमाग की तरफ पानी, और वो खराबी का सबब बनता है। तो हमने ये देखना है कि ये पेचीदगी ना करे, अगर पेचीदगी करे तो उसको प्रॉपर देख के जो पेचीदगी किया उसको हल करें। तो वेट करना होता है, ये अपने टाइम से ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर साहब, आजकल आपके पास ज़्यादा किन अमराज के पेशेंट आ रहे हैं, इस बारे में कुछ बताइएगा। देखिए जी, सबसे जो ऑन वेरी हाई राइज है वो शुगर है। अच्छा। मेरे क्लिनिक में मेरे पास सबसे ज़्यादा जो एक बल्क है मरीजों का वो शुगर का है। शुगर के साथ दूसरे नंबर पे ये मैदा जिगर का आ जाता है। बिल्कुल। मैदा जिगर के साथ तीसरा आता है ये पट्ठों के मसाइल, मस्कुलोस्केलेटल बड़े इश्यूज हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं। हमारा बैठने उठने का तरीका कोई नहीं ठीक। हम अनफॉर्चुनेटली हमें उस तरह से चीज़ों का आइडिया नहीं होता कि हमने बैठना उठना कैसे है। हमने अपनी मूवमेंट भी करनी है, हमने अपने को वर्जिश भी करनी। वर्जिश का तो वर्जिश और फिजियोथेरेपी ये वो चीज़ें हैं, अगर हम इसी को अपना ले तो हमारे आधे से ज़्यादा मसाइल तो खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक। चाहे शुगर है, चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज हैं। तो जो शुगर के अमराज है ना सर, मैं आपको जो हाई राइज के ऊपर है, ये अल्लाह के फजल से काफ़ी हद तक हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। अच्छा। हम इंसान का लाइफस्टाइल चेंज करने के साथ ही क्या करना है, हमने इंसान को समझाना है कि आपने एक तवाज़न लाइफस्टाइल रखें। खाने पीना जैसे मैंने पहले बताया, तो सर कम खाएं, वक्त पे खाएं, अच्छा खाएं। डेली अपनी वॉक को, अपना ज़िंदगी में 24 घंटे के अंदर, अपने डे के नाइट के अंदर कोई भी टाइम मिलता है आपका जो सूटेबल है उसमें वॉक ज़रूर करें। ये चीज़ें कर लें। और एक और चीज़ है कि शुगर होती क्यों है? हाँ बिल्कुल। ज़्यादा मीठा खाने से नहीं होती।
ज़्यादा खाने से होती है, मिकदार में ज़्यादा खाने से होती है। हकीकत। शुगर मुकम्मल तौर पे उसे आप ख़त्म नहीं कर सकते, हाँ हाँ लेकिन सप्रेस कर लेते हैं मरीज़ को एजुकेट करके। अगर एक ख़ानदानी शुगर ऊपर से नीचे आनी है, हाँ जीन्स में शामिल है, तो उसको हम धकेल सकते हैं पीछे। ठीक है। अब इंसान के सेंसिटाइज करके ना कि आपने करना क्या है, कैसे इससे बचना है, एजुकेट करके, तो हम उसको काफ़ी दूर पीछे धकेल सकते हैं, ताकि दवाइयाँ लेट ज़रूरत पड़े। और दूसरी बात यह है कि अगर शुगर हो ही गई है तो शुगर अल्लाह के फजल करम से मुकम्मल तौर पे कंट्रोल में रहती है। ज़रूरत इस बात की है कि मरीज़ समझे, हाँ उसकी एजुकेशन। हम पूरा जोर लगा देते हैं दवाइयों के ऊपर कि हमने दवाइयों के ऊपर जोर लगाना। दवाइयाँ एक पहलू है, उसके टोटल 3 हिस्से हैं शुगर के कंट्रोल के। मैं अपने मरीज़ को कहता हूँ कि 2 हिस्से आपके अपने पास हैं और 1 हिस्सा मेरे पास है। बिल्कुल। मैंने आपको गाइड करना है कि वो उन 2 हिस्सों से फ़ायदा कैसे उठाना है। खुराक तो उनके पास है, मुकम्मल गाइड करते हैं मौसम के लिहाज से कि ये वाली आजकल आ रही है, ये आपको मना है, ये आप खा सकते हैं। कुछ 12 महीने का चार्ट बना कर दे देते हैं कि ये सारी आपका खुराक है, ये ग़िज़ाई चार्ट है। लाइफस्टाइल के अंदर उसको वाक का मरीज़ को समझा देते हैं कि आपने इस तरह करना है, ये सारी चीज़ें। तीसरा हिस्सा, पहला खुराक, दूसरा वाक, तीसरा मेडिसिन। जो मेडिसिन वाला है मरीज़ को मुकम्मल गाइड कर देते हैं कि ये मेडिसिन है, ये आपने तरीक़ाकार है इसका इस्तेमाल का, आपने वेट को कैसे मैनेज करना है। वेट को मैनेज करेंगे तो चीज़ें आपकी बेहतर होंगी लॉन्ग टर्म में। और शुगर जो है वो मरीज़ प्रॉपर चार्ट बना के ला के दिखाता है, अल्लाह के फजल से कंट्रोल हो जाती है। लेकिन बात वहीं आ जाती है हमारी अवेयरनेस की। मरीज़ अक्सर होते हैं वो इस चीज़ को कहते हैं, जी मरीज़ अब शुगर 3 साल हो गए हैं मुझे, मेरे डॉक्टर साहब ने तो मुझे इतनी पाबंदियां लगा दी हैं, मेरे फलां को शुगर हाँ है, बिल्कुल बिल्कुल 4 साल 5 सारा साल कुछ खांदा पींदा पे उन्होंने होश ही करनी, होश ही कोई ठीक है। लेकिन जो साहब वो जब धड़म गिरता है ना वो होता ही यही है ना, उठता नहीं फिर नहीं उठता, क्योंकि अंदर अंदर शुगर ने आपके गुर्दों को लपेट में लिया, क्या रही है। आपके जिस्म की तमाम तर खून की नालियों को तबाह करती, हकीकत बात। चाहे वो आपके दिमाग को जाती है, दिल को जाती है, गुर्दे को जाती है, आंखों को जाती, आपके बाजुओं टांगों में जाती। मरीज फिर आता है कि क्या डॉक्टर साहब कोई ऐसा तरीका है जिससे मेरे पाँव का सुनपन दूर हो सके। वो जो बेबसी होती है ना मरीज की आंखों में उस वक्त, वो देख के जितना ज्यादा फिर बेबस मुतल्लिका डॉक्टर महसूस करता है ना, वो टाइम होता है उससे पहले का जिसको मरीज इग्नोर कर देते हैं। तो मैं इस वाले से यही कहना चाहूँगा, शुगर मुकम्मल तौर पे कंट्रोलेबल है। मरीज़ उसको अवेयरनेस हो कि उसने करना कैसे है, लेके कैसे चलना है। शुगर हो गई है तो उसको फिर आगे संभालना कैसे है, वो ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होती, बस सिर्फ एजुकेट करें बंदे को, अल्लाह के फजल से वो कंट्रोल कर लेता। ठीक हो गया जी। अब आ जाए थोड़ा सा ना ज़ाती लाइफ के बारे में। डॉक्टर यासर हनीफ, अगर आज डॉक्टर ना होते, सेकंड ऑप्शन क्या था? जो सब जिंदगी में हमेशा कश्तियाँ जला के काम किया है। अच्छा कोई ठीक है। दूसरा ऑप्शन ज़हन में रखा ही को नहीं। अगर खुदा को कोई और मंजूर है पहुंचा दे तो शुक्र अल्लाह की ज़ात का। लेकिन ये है कि अगर दूसरा ऑप्शन होता तो फिर भी यासर साहब डॉक्टर ही होते। मेरे जहन में एक ही ऑप्शन था और वो यही था, और अल्लाह ताला का बड़ा खास करम मेहरबानी उसकी, वालिदैन की दुआएं हाँ, तो कि उसने उसकी मेहरबानी से डॉक्टर ही बन गए। जहन में दूसरा कोई ऑप्शन था ही कोई। माशाल्लाह कितने बच्चे हैं? अल्लाह के फजल से मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है जी। पढ़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह तीनों स्कूल गोइंग है। बड़ी बेटी 11 साल माशाल्लाह और वो क्लास 7 में। 7 में। जो बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह वो 7.5 साल तो उम्र है और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लास 1 में। ठीक है। जो छोटी बेटी है अल्हम्दुलिल्लाह वो 6 साल की है और वो ये केजी में। ये बड़ी बेटी है, वो तो थोड़ा अब जानती है, थोड़ा बहुत उसको नेगेटिव पॉजिटिव का भी पता है, जी। शऊर भी है। तो क्या उसकी भी ख्वाहिश है या आपकी ख्वाहिश है कि इन फ्यूचर इन बच्चों में से कोई और भी मेरे जो मैं काम कर रहा हूँ मेडिकल तरफ आ जाए, ऐसी है कोई ख्वाहिश या उन पर ये डिपेंड, जो मर्जी वो करे? पहली बात ये है जो साहब के बच्चों को अल्लाह के फल से एक अच्छा इंसान बनाए, प्रोफेशन जिसमें मर्जी चाहे, ठीक है, बच्चों की चॉइस, ठीक है। उनके ऊपर ये थोपना नहीं कि आपने ये करना। हाँ, उनको बच्चे हैं, वो अकल नहीं है, समझ नहीं है, गाइड करना है। तो वो जब अपने बाबा की लाइफ देखते हैं ना, अच्छा, तो वो अल्लाह के फजल करम से मोटिवेट होते हैं। ठीक हो गया। मोटिवेट होते हैं और कभी कभार तो बड़े यूँ है कि अगर मैं यहाँ पे ना हूँ तो बेटा मेरा अपनी दादू के साथ यूँ मजाक कर रहा, खेल रहा होता है, अच्छा दादू मुझे हॉस्पिटल से एक इमरजेंसी कॉल आ गई है तो मैं ज़रा हॉस्पिटल इमरजेंसी अटेंड करके आता हूँ। क्या बात है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फैसिनेट करते हैं, ठीक है, मोटिवेट होते हैं देख के इस चीज़ को। लेकिन मेरा और मेरी मिसेज की तरफ से कभी भी उनकी तरफ से ये हमारा ये नहीं है कि आपने यही बनना है। हाँ, उनको एजुकेट करें, उनको सिखाएं, अच्छे बुरे की तमीज़ बताएं, उनकी
ग्रूम करें उनके जहन को। बाकी वक्त पे जाके वो खुद फैसला करो, और जो अल्लाह का हुक्म होगा यकीनन बेहतरीन हाँ, बेहतर होगा। ये तो हमारा ईमान है ना। मान लीजिए। इन फ्यूचर या जो आपने लाइफ गुजारी है, अभी तक चल रही है, ये ऐसी ख्वाहिश जो अब तक अधूरी हो, करना चाहती है? देखिए जी, जिस शोबे में मैं हूँ, इस शोबे में पहली तो बात यह है कि अल्लाह ताला अपने फजल से इस्तकामत दे, राह रास्त पे कायम रखे। और गरीब गुरबा के लिए हमारे यहाँ पे पोवर्टी बहुत ज़्यादा है। बहुत हकीकत। पोवर्टी के साथ साथ हमारी अवेयरनेस भी कोई नहीं, एजुकेशन भी कोई नहीं। तो ऐसा काम कर जाएं जिसके साथ हमारे इलाके के जो मैं एक गांव का रहने वाला हूँ। ठीक है। एक गांव से मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पैदाइश है, उसके बाद जिंदगी ने फिर आगे मूवमेंट ऐसे वो दिए तो इम्प्रूवमेंट मुंह बोलते गए, चलते गए। तो जो मेरे इलाके के, मेरे गांव के लोग हैं, सबसे पहले उनका हक बिल्कुल उनको, और उसके बाद जो मेरे इलाके के लोग हैं, इसी तरह उन जो वहाँ के लोग हैं और ख़ास तौर पे गुरबा हैं, उनके लिए कुछ ऐसा काम करें जो मेरे शुबे से वाबस्ता है। अच्छा। मेरे शुबे से उनके लिए कोई ऐसा सेंटर कायम करें, उनको फैसिलिटेट करें, ताकि लोगों को कुछ एजुकेशन भी मिल सके और एजुकेशन के साथ साथ सेहत की सहूलियात भी मिल सके। ट्रीटमेंट भी तो चलती है। अल्लाह के फजल करम से अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो एक इदारा बनाएंगे, उस इदारे के साथ उस इदारे में जो गरीब गुरबा का इलाज होगा अच्छा। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। चलें जी, ये तो डॉक्टर साहब आपने बड़ी बात कह दी है, और मेरी टीम की तरफ से भी दुआएं हैं आपके साथ। अल्लाह ताला आपको इस नेक काम में बहुत जल्द और जल्दी तौफीक देता है कि वो लोग जो जिनके पास अवेयरनेस नहीं है या जिनके पास दवाई के पैसे नहीं है, बीमारी की वजह से वफात पा जाते हैं या वो दवाई नहीं ले सकते, तो अल्लाह ताला आपकी ये जो विश है जल्दी पूरी करे। आमीन। डॉक्टर साहब यकीन करें, आपका मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, मैं बड़ा ज़्यादा ना एंजॉय कर रहा हूँ। ठीक है। और मुझे पता ही नहीं चला, टाइम काफ़ी हो गया। कुछ टाइम का भी इशू होता है, चैनल के भी रूल रेगुलेशन होते हैं। ठीक है। तो बहुत सारी बातें आपसे मिलके मेरे नॉलेज में इजाफा हुआ है, यकीन करें। और मैं ये सोचता हूँ कि आपके आने की वजह से अगर मेरे जैसे बंदे को नॉलेज में इजाफा हुआ तो जो हमारे नाज़रीन हैं वो भी देखेंगे, और जो आपने बातें पॉजिटिव या उनके हवाले से बताई हैं इनको वो पिक करेंगे। तो मेरा ख्याल है आधी बीमारियाँ जो हैं इन बातों की वजह से इन पे अमल करके ठीक हो जाएंगे। तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।